हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या है, स्ट्रेस डायग्राम देखा और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस का प्रूफ किया। ओके, अब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमने एक सेक्शन बना लेते हैं पहले। सपोज ये आपके बीम का सेक्शन है, ये आपकी विड्थ बी है और ये कैपिटल डेप्थ डी है। ये बिल्कुल नीचे तक होगी आपकी, यहाँ पर कैपिटल डेप्थ डी है। यहाँ पर आपने रेनफोर्समेंट लगाया है और ये डिस्टेंस हो जाती है आपकी, ये डेप्थ हो जाती है स्मॉल डी और इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते थे क्लियर कवर और ये आप पढ़ चुके हो। क्लियर कवर किस लिए लगाते थे हम? क्लियर कवर हम सिर्फ इसलिए लगाते थे ताकि हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो हमारे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से थोड़ा दूर है, मतलब हम कुछ डिस्टेंस पे लगाते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो यहाँ तक नहीं पहुँचे, यहाँ का जो कंक्रीट है वो इसको बचा ले, है ना। दूसरा रीजन ये है कि अगर हम बिल्कुल सरफेस पे यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगा दोगे फिर बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग से क्या होगा, सपोज यहाँ बिल्कुल सरफेस पे रेनफोर्समेंट है, बेंडिंग में क्या होगा, स्टील बाहर की तरफ भागेगा, है ना, क्योंकि सरफेस पे है, सिर्फ एक छोटी सी लेयर होगी, उसको ब्रेक करके वो बाहर की तरफ भागेगा तो कंक्रीट को क्रश कर देगा, है ना। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम क्लियर कवर लेते हैं और रेनफोर्समेंट को थोड़ा अंदर लगाते हैं। ओके, अब यहीं पर बीच में एक लेयर है ना, जिसे हम क्या बोलते थे, एन एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। आप इसे एन या एक्स कुछ भी बोल सकते हो, है ना। अगर ये है तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा आपका, डी माइनस एन। ओके, अब हमें निकालना है Na की वैल्यू। कैसे निकालोगे? ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, है ना, दोनों बैलेंस, क्योंकि जब जैसे बेंडिंग हुई थी तो एक लेयर के ऊपर पूरा पॉजिटिव था, एक लेयर के ऊपर पूरा निगेटिव था। मैं पॉजिटिव अभी कंप्रेशन को मान रहा हूँ, निगेटिव टेंशन को मान रहा हूँ, आप वाइस वर्सा भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। मतलब इस एक्सिस के अलोंग ये दोनों एरिया बैलेंस है, यानी अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ एरिया ले लूं तो दोनों एरिया का बराबर रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों बैलेंस है। सपोज ये करता हूं, यहाँ से अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अलोंग जो इस एरिया का मूवमेंट है और इस एरिया का मूवमेंट है ये बराबर है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर एक पॉइंट पर बैलेंस कर देता, इसी तरह अगर ये बैलेंस हो जाता तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि ये वाला जो एरिया है जो मूवमेंट लगा रहा है, मूवमेंट क्या, डिस्टेंस आएगी, हमने पढ़ा था कि जैसे ही डिस्टेंस आएगी मूवमेंट आएगा, तो ये एरिया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट लगा रहा है वही ये एरिया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगा रहा है, तभी तो दोनों स्टेबल है ना। तो अगर ये स्टेबल है आपका तो जो ये वाला एरिया इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट लगा रहा है वही एरिया भी इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट लगा रहा होगा। बस समझने वाली बात यहाँ क्या है कि हम जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट का एरिया है उसे इग्नोर कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो कंक्रीट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है, टेंसाइल स्ट्रेसेस, और हमें टेंसाइल स्ट्रेसेस कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं है हमें। तो हम यहाँ वाला एरिया हम ये समझते हैं कि जो भी स्ट्रेसेस हैं वो सारा कौन लेगा, रेनफोर्समेंट। तो हम कैसे निकालेंगे, हम लेंगे मूवमेंट ऑफ एरिया, है ना, इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड एंड टेंशन साइड अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ओके ओके, तो अब क्या होगा, एरिया क्या है वहां का, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एरिया क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है बी इंटू एन ए, यही तो एरिया है, बी एन ए, ठीक है। अब इसका मोमेंट लेना है, तो ये टोटल एरिया कहां पर लाई करता है, हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड पे, यानी कि इस डिस्टेंस पर लाई करेगा एन ए बाई टू। ओके, तो ये एन ए बाई टू एरिया, ये सफिक्स में है, एन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल एरिया है और यहाँ पर मूवमेंट लेना है,
फॉर्मूला क्या होता था मूवमेंट, अगर फोर्स का मूवमेंट लेते थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर एरिया का मूवमेंट ले रहे हो तो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस Na/2 है। सो दिस इज मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड, और इसको तुम इक्वल कर दोगे मूवमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन साइड। अब टेंशन में एरिया कौन सा है, ये d माइनस एन इंटू बी नहीं लेना है आपको, क्योंकि वो कॉन्क्रीट एरिया है जिसे हमें नहीं लेना है। हमें क्या लेना है, ये एरिया, और इसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्टील, AST, AST एरिया ऑफ स्टील, है ना। ओके, सो AST। अब देखो लाइन का, ये एक लाइन बन रही है, और लाइन का सेंट्रॉइड लाइन पर ही होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, एंड दैट इज d माइनस एन, d माइनस एन। ओके, जिसको नहीं समझ में आया मैं हल्का सा बना देता हूँ। सपोज ये आपका कोई रेक्टेंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर है, यहाँ पर मिड पर होगा। अब इस रेक्टेंगल की अगर डेप्थ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना, या बहुत मिनिमम होगी, कम करते चले जाओ, जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा तो लाइन बन जाएगी। अगर इसकी डेप्थ कम करता चला जाऊं मैं तो ये लाइन बन जाएगा, है ना। तो लाइन का सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, लाइन का सेंट्रॉइड लाइन पर ही आता है। तो ये सेंट्रॉइड है यहाँ पर, मतलब सारा एरिया यहीं पर कंसंट्रेटेड होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d माइनस एन है। बस अब यहाँ पर हमें याद करना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये है कंक्रीट और ये है स्टील, तो अगर दोनों को हमें ट्रीट करना है एक साथ, तो हमें किसी एक की प्रॉपर्टी कन्वर्ट करनी पड़ेगी दूसरे, है ना। आपकी मर्जी है जिसमें कर लो। अब इसका एरिया ज्यादा होता है, तो अगर कंक्रीट में करोगे तो मॉडुलर रेशियो का डिवाइड कर दो, और अगर स्टील का एरिया कम होता है तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें मॉडुलर रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाता है b Na²/2, दिस इज इक्वल टू m AST d माइनस एन। ये फॉर्मूला है जिससे हम निकालेंगे अपने डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। ओके, अब अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, BNA डिवाइडेड बाई m, m फिर से उधर चला जाएगा, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। मतलब लेकिन किसी एक की प्रॉपर्टी चेंज करोगे आप, ऐसा नहीं है कि दोनों की प्रॉपर्टी चेंज कर दो, एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरी तरफ डिवाइड कर रहे हो, तब तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा, है ना। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, सपोज दो वैल्यूज हैं 2 और 4, है ना। अब इसके लिए मॉडुलर रेशियो क्या होगा, इसके लिए मॉडुलर रेशियो होगा 2, तो जो बड़ी है उसमें डिवाइड करो, या फिर जो छोटी है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तभी तो ये बराबर होंगी। अब अगर एक तरफ तुम डिवाइड भी कर दोगे, डिवाइड कर दो, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर दो, तो वैल्यूज में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो किसी एक साइड ही चेंज करेंगे। ओके, तो आई होप कि यहाँ से समझ में आ गया होगा सबको। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ा कि अगर इस एक्सिस के अराउंड ये बैलेंस्ड है, तो मतलब मूवमेंट ऑफ एरिया हमारे कंप्रेशन साइड का और टेंशन साइड का सेम होगा। मूवमेंट ऑफ एरिया निकाल लिया। मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट लगा है मतलब मूवमेंट का डेफिनेशन ही यही होता है, फोर्स का मूवमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एरिया का मूवमेंट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों तरफ का एरिया ले दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का मल्टीप्लाई कर दिया, हमें हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस मिल गया। ओके, जिसको लिखना है प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। ओके, अब हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कि टाइम लगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइम लेके बिल्कुल आराम से समझाऊँ। ओके, सो जहाँ पर नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या फिर मुझे आप बता दीजिएगा बाद में, तो मैं आपको बाद में समझा दूँगा। टाइप्स ऑफ सेक्शन। ओके, सबसे पहला सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड।
अब देखिए अंडर रेनफॉल सेक्शन क्या होता है। पहले हम सबसे पहले बना लेते हैं अपना स्ट्रेस डायग्राम, जैसे हमारा बना हुआ था, ये वाला पार्ट था एंड यहाँ पर ये स्ट्रेस थी। यहाँ ये वाली वैल्यूज थी हमारी सी ए और ये थी टी ए डिवाइडेड बाई एम। ये पूरी डिस्टेंस थी स्मॉल डी। ये वाली वैल्यू थी हमारी एन। ए मींस डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, पॉइंट समझिए क्या होता है कि ये हमारी डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है। कहीं पर हमारी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस भी होगी, है ना। मतलब किसी पॉइंट पर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस भी हमारी बन रही होगी। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है, यहाँ पर हो सकती है, या तो यहाँ पर हो सकती है, या तो सेम पॉइंट पे। ओके, दूसरे कलर से बना लेता हूँ, एक सेकंड में। सो हमारे पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं ना, या तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस की जो लेयर है उसी पॉइंट पर हमारी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हो जाए, या फिर उसके नीचे हो जाए या उसके ऊपर हो जाए। तीन ही ऑप्शन है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो जब आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है ना, when NA is less than NC, when NA is less than NC, तो जो आपका सेक्शन बनता है उससे हम बोलते हैं अंडर रेनफॉल सेक्शन। ठीक है, अब नाम से ही आपको पता चल रहा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है इसमें जो ये मतलब नहीं है कि रेनफोर्समेंट कम लगी है, इसका मतलब है कि जो हमारे में दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं बीम में, एक कंप्रेसिव लग रहा है, एक टेंसाइल लग रहा है ना। यानी यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, है ना, टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो जल्द उसमें स्ट्रेंथ कम मिल रही है, मतलब वो अंडर रेनफोर्स है, मतलब उसमें हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है कंक्रीट के कंपैरिजन में। अब इसका मतलब क्या हुआ। ओके, अब इसको हम बनाते हैं एनसी के रिस्पेक्ट में। देखिए सो ये डिस्टेंस हम अगर एनसी कर देते हैं, मींस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी सिग्मा सीबीसी। मतलब एनसी तो तभी होगा ना जब मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही होगी, और ये वाली वैल्यू हो जाती है सिग्मा एसटी डिवाइडेड बाय एन, और जो ये पूरी डेप्थ है दैट इज डी। अब मैंने क्या कहा आपसे कि जो एनए है वो एनसी से कम है, मतलब एनए यहाँ पर कहीं पर होगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, वरना मैं एक दो बार और रिपीट कर दूंगा। मतलब ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी एन ए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अब स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है। स्ट्रेस डायग्राम होता है कि जहां पर ये लाइन मीट कर रही होती है वहां से क्रॉस होती है लाइन, है ना। ये देखो जहां से ये मीट कर रहे हैं वहां से क्रॉस है, तो अगर ये कम है, हमारी न्यूट्रल एक्सिस ये हो गई है, तो क्या होगा। सपोज मैं सिग्मा सीबीसी को पूरा मानता हूं, ये लाइन ऐसे चली आएगी, है ना। एक कंडीशन ये हो सकती है, इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है उससे भी बाहर जा रही है लाइन, मतलब यहां तक कहीं, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हो सकती है सिग्मा एस की, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब इसको हम यहां से मानते हैं, यहां से जब आप मानेंगे तो ये कंडीशन मिलेगी,
ये पॉसिबल है ना, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू सिग्मा सीबीसी है और ये वैल्यू मिल रही है जब हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस से कम है ना। इसका मतलब क्या है, मतलब जब भी आपकी अंडर रेनफोर्स सेक्शन की जब आप बात करोगे तो टेंसाइल स्ट्रेसेस तो पूरी परमिसिबल स्ट्रेसेस में होंगी, है ना, बट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कुछ कम होंगी, है ना। मैं इसको लिख देता हूं, फिर मैं थोड़ा और नीटली समझाता हूं आपको। इसका मतलब कि जो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस है वो किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की। देखो सिग्मा एक्स मैक्सिमम पे पहुंच रहा है ना, मैक्सिमम पॉइंट पे, और जो सी होगा वो समहाउ लेस देन होगा सिग्मा सीबीसी से। ओके, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें सिर्फ ये पता है कि अगर एन इज लेस देन एनसी है तो हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है ना। अब देखो यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कि अंडर रेनफोर्स्ड का मतलब क्या है, क्योंकि जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस है ना वो बिल्कुल मैक्सिमम पे है, मतलब बिल्कुल एज पे है। और मैंने क्या बताया था, एज का मतलब डेंजर साइन। अगर वैल्यूज एज पर है आपकी, मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा भी और टेंसाइल स्ट्रेसेस लगी, है ना, थोड़ा सा भी और टेंसाइल स्ट्रेसेस लगी तो आपका मेंबर फेल कर सकता है ना। इसीलिए वर्ड है अंडर रेनफोर्स्ड, मतलब कि अगर ये अंडर रेनफोर्स्ड नहीं होता, मतलब इसमें कम रेनफोर्समेंट नहीं हो, कम रेनफोर्समेंट नहीं होती तो ये एज पर नहीं होता। समझ में आ रहा है? ओके, सो अब हमने दोनों पॉसिबिलिटी ली। हमने एक बार सिग्मा सीबीसी को उसके लिए मैक्सिमम करके देखा तो ये सिग्मा एसटी से भी बाहर जा रहा था, मतलब कि अगर ये वैल्यू सिग्मा सीबीसी हो जाएगी तब तक तो स्टिल फेल कर चुका होगा, है ना। इसका मतलब भी यही है ना। आप सिग्मा सीबीसी को मैक्सिमम करके डायग्राम बनाओ, स्ट्रेस डायग्राम अपना। अगर जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो सिग्मा सीबीसी हो गई तब तो आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस पार कर दिया होगा मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस। ओके, सो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो हम कितना लिमिट रख सकते हैं, हम इसको मैक्सिमम सिग्मा एसटी तक कर सकते हैं, तो हमने किया और फिर से हमने लाइन ड्रॉ की तो सिग्मा सीबीसी से कुछ कम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही थी और ये कंडीशन हमारे लिए ओके है ना, कि स्टील मैक्सिमम तक पहुंच जाए। वैसे तो नहीं पहुंचना चाहिए, है ना, लेकिन अगर पहुंच भी जाए तब भी जो अगर पहुंच जाता है तो हमारी जो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम से कम है। अगर ये भी ज्यादा हो रही होती तो फिर ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं थी, फिर ये सेक्शन ही पॉसिबल नहीं था, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन वो क्या है कि जितने की हमें जरूरत थी सेफ रहने के लिए, फेल नहीं हुआ है, सेफ रहने के लिए उससे कम रेनफोर्स मिल गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है, वरना मैं और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सपोज आपको 4 बार्स ऑफ रेनफोर्समेंट चाहिए, है ना, और 10 किलो न्यूटन लोड है, तो सब पे क्या है, एक बार पे कितना होगा, लगभग 2.5 किलो न्यूटन, है ना। अब अगर मैं बोलता हूं कि यही परमिसिबल लोड है आपका, यही परमिसिबल लोड है, तो आपको सेफ रहने के लिए अगर आप एक बार इसमें और इंक्लूड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये लोड 2 किलो न्यूटन आ जाएगा, मतलब आप परमिसिबल से कम हो जाओगे, है ना। मतलब कि अगर इसमें आप अंडर रेनफोर्समेंट में थोड़ा सा रेनफोर्समेंट और ऐड कर दो तो ये जो वैल्यू है टीए की ये हो जाएगी लेस देन सिग्मा एसटी, है ना। लेकिन ये इक्वल टू सिग्मा एसटी है, दैट्स व्हाई ये रेनफोर्समेंट नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन में एंड दैट इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओके, सेम। अब जो एक दूसरी कंडीशन बची थी हमारे पास, कौन सी कंडीशन बची थी, जैसा भी
ये था आपका सिग्मा सीबीसी, ये था आपका एनसी, और ये था आपका सिग्मा एसटी अपॉन। अब दूसरी कंडीशन कौन सी बची कि जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे लाई करेगा, मतलब वो बड़ा हो जाएगा आपका किससे, एनसी से। तो ये जब होता है तो हम सेक्शन कौन सा बनता है हमारा, सेक्शन बनता है ओवर रेनफोर्स्ड मींस एनए इज ग्रेटर देन एनसी। ओके, अब फिर से वही हम सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, देखो एक बार आप सिग्मा सीबीसी को मैक्सिमम मानो, है ना, मैक्सिमम मानो, और लाइन ये है आपकी, यहां से मीट करेगा, यहां पर मीट कर रहा है, मैक्सिमम सिग्मा एसटी है, यहां पर मीट कर रहा है, तो ये वैल्यू ये होगी। ठीक है, हमारे लिए ये कंडीशन प्रिफरेबल, मतलब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर सी ए इक्वल टू सिग्मा सीबीसी हो जाएगा जब, तो टी ए क्या होगा, टी ए लेस देन होगा सिग्मा एसटी से, मतलब ये भी परमिसिबल लिमिट से बाहर नहीं जा रहा है, हाउएवर एज में है बट बाहर नहीं जा रहा है, और ये तो कमी है ना, तो ये कंडीशन हो सकती है। चलो दूसरी भी चेक कर लेते हैं, जब आपका सिग्मा, जब आपका टी ए सिग्मा एसटी बन जाएगा, है ना, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, तो क्या होगा, ये लाइन क्रॉस होगी ऐसे, और तब तक क्या हो चुका होगा, कंक्रीट फेल कर चुका होगा, मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती है ना, मतलब कि अगर इस सेक्शन में आपने अंडर रेनफोर्स सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस को मैक्सिमम तक पहुंचा दिया, तब तो कंक्रीट के चीथड़े उड़ गए होंगे, है ना। तो सिर्फ कंडीशन क्या हो सकती है कि जब आपका जो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, और जो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस है वो कम होगा परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से, है ना। तो दो सेक्शन है, मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई डाउट होगा इसमें ना, इसीलिए इसे ओवर रेनफोर्स बोलते हैं कि जितना स्टील चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, कि कंक्रीट तो अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया है बट स्टील अभी भी परमिसिबल से कम है ना। एंड द लास्ट सेक्शन, उसके बारे में मैं डायग्राम से नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप पढ़ चुके हो, दैट इज बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन कौन सा होता है, जिसको हम रेफरेंस मान के कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या होगा, Na इज इक्वल टू एनसी हो जाएगा, मींस एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और इसमें क्या होता है, Ca क्या बन जाता है, मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी, और Ta क्या बन जाता है, सिग्मा एसटी। ओके, तो ये है हमारे तीन तरीके के सेक्शन, एक है बैलेंस सेक्शन, एक है अंडर रेनफोर्स्ड एंड एक है ओवर रेनफोर्स्ड, है ना। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो बता देना, आई विल ट्राई सम अनदर वे जिससे आपको समझ में आए। अब आप लोग सोच के बताओ कि अगर आपको डिजाइन करना होगा, सपोज आपको आया बीम डिजाइन करने का, तो आप इन तीनों में से कौन सा सेक्शन डिजाइन करोगे, ओवर रेनफोर्स्ड करोगे, अंडर रेनफोर्स्ड करोगे, या बैलेंस्ड करोगे। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये इमेज होती है कि ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब है स्टील ज्यादा है, ठीक बात है, स्टील ज्यादा है, और स्टील अगर ज्यादा है तो आपका जो मेंबर है वो ज्यादा सेफ है ना, बट ये बिल्कुल गलत है। तो जितने लोगों ने भी सोचा है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे वो सारे गलत हैं। देखो रीजन देखो क्या है, अगर आपने ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन किया तो इतना तो तय है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो मैक्सिमम तक पहुंचेंगे, ठीक है, मतलब वो सिग्मा सीबीसी तक पहुंच गई। और अगर आपने अंडर रेनफोर्स डिजाइन किया है तो इसका उल्टा होगा, जो टीए है वो सिग्मा एसटी तक पहुंचेगा और जो सीए है वो लेस देन रहेगा सिग्मा सीबीसी के, है ना। पहले हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, इसको तो हटा ही दो, बैलेंस को क्यों हटा दो, क्योंकि यार इसमें दोनों ही एज में है ना। पहले आप एक तरफ से खतरा मिनिमाइज करो, इसमें तो दोनों ही फेल होने के चांसेस है हमारे, ये भी मैक्सिमम स्ट्रेस पे है, ये भी मैक्सिमम स्ट्रेस पे है, थोड़ा और लोड लगा दोनों एक साथ फेल कर जाएंगे, है ना। सपोज दो लोगों ने संभाली हुई है आपकी कोई रॉड, दोनों एक साथ फेल किए तब तो रॉड पक्का ही गिरेगी ना, अगर एक फेल कर रहा है तो हो सकता है कि दूसरा संभाल ले। ओके, सो क्या होगा, अगर स्टील आपका फेल होता है
तो स्टील हो जाता है बेंड बट टूटता नहीं है ना। अगर स्टील की जो स्ट्रेसेज है वो सिग्मा एसटी से ऊपर जाती हैं तो स्टील क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और स्टील बेंड हो जाएगा बट टूटेगा नहीं। बट कंक्रीट जैसे ही सिग्मा सीबीसी से ऊपर गया बिल्कुल ही खत्म, है ना। तो अगर कंक्रीट फेल हुआ तो वो फिर हमारे सर पे गिरेगा। स्टील फेल हुआ तो क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, वो रोक के रखेगा थोड़ी देर बिल्डिंग को, है ना, कि आप लोग निकल जाओ, है ना, सामान अमान बाहर निकाल लो, वो इनफ टाइम देता है अपने को बचने का। सो इस हम ये सोचते हैं कि स्टील फेल हो जाए भैया कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, हम बच जाएंगे, बट कंक्रीट फेल नहीं होना चाहिए। तो ओवर रेनफोर्समेंट भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन भी रेस से बाहर हो गया। सो विनर इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो हम हमेशा डिजाइन करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन, क्योंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील मैक्सिमम पे है, कंक्रीट अभी बहुत कम है सिग्मा सीबी से, और कंक्रीट अगर बहुत कम है तो मतलब उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, और तब तक हमें ये साइन दे देगा, है ना, जैसे बोला मैंने कि ये बेंड हो जाएगा, और बेंड होके साइन दे देगा कि ये फेल हो रहा है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि ये भी स्ट्रेसेस पहुंचने वाली हो सकती है सिग्मा सीबी से। क्लियर है? ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हम ये करेंगे कि हमें पता करना होगा कि हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, बैलेंस्ड है, या फिर ओवर रेनफोर्स्ड। ओके, सो आई होप कि ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।